C4 cycle एंड कैम साइकिल। यही हमारी बात हुई थी लास्ट लेक्चर में कि जो फोटोसिंथेसिस का जो डार्क रिएक्शन है इसमें काफी सारे साइकिल्स हमने डिस्कस करने हैं। तो लास्ट लेक्चर में बच्चे हमने C3 साइकिल जो है वो डिस्कस किया था कि जो प्लांट्स है वो फूड कैसे बनाते हैं। तो इकलौता ऐसा साइकिल है जो फूड बनाता है प्लांट्स के अंदर, दैट इज C3 साइकिल। ठीक है जी। आज हमने डिस्कस करना है फिर इन साइकिल की जरूरत क्यों पड़ी, फिर ये जो बाकी साइकिल है C2 साइकिल क्या है वो क्यों चलता है, C4 साइकिल क्या है उसको क्या जरूरत पड़ी चलाने की, कैम साइकिल क्या होता है। ठीक है जी। तो हमने एक एक करके इनको डिस्कस करना है। तो आज हम डिस्कस करेंगे C2 साइकिल के बारे में, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। व्हाट इज C2 साइकिल। ठीक है जी। तो एक साइकिल चलता है कुछ प्लांट्स के अंदर, तो आज हम बात करेंगे C2 साइकिल और इसी का दूसरा नाम है फोटो रेस्पिरेशन। फोटो रेस्पिरेशन। ठीक है जी। इसी को हम फोटो रेस्पिरेशन के नाम से भी जानते हैं। तो क्या है ये साइकिल, व्हाट इज फोटो रेस्पिरेशन, क्या है ये सब। तो हमने इस दिन बात की थी बच्चे, हमारे पास दो तरह के प्लांट्स हैं, एक है C3 प्लांट, वैसे तो तीन टाइप के, एक है C4 प्लांट और एक है कैम प्लांट। तो तीन तरह की प्लांट कैटेगरी है हमारे पास। हमने उस दिन बात की थी जो C3 प्लांट है ये दो साइकिल चलाते हैं, या तो ये C3 साइकिल चलाएंगे या फिर ये C2 साइकिल चलाएंगे। तो जो C3 प्लांट्स हैं इनकी दिक्कत है, इनकी एक प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है कि अगर तो आप C3 प्लांट को CO2 प्रोवाइड करोगे, CO2, तब तो वो फूड बनाएंगे। यानी कि C3 साइकिल में अगर आप C3 प्लांट है कोई, उसको ज्यादा अमाउंट में CO2 दे रहे हो ना, कार्बन डाइऑक्साइड दे रहे हो, तो C3 प्लांट क्या करेगा, फूड बनाने का काम करेगा, बड़ा अच्छा काम करेगा। लेकिन अगर आप इसी प्लांट को ज्यादा ऑक्सीजन देना शुरू कर दो एज कंपेयर टू CO2, ऑक्सीजन जब बढ़ जाती है एटमॉस्फेयर में, CO2 का लेवल कम हो जाता है किसी भी इन्वायरमेंटल फैक्टर की वजह से, तो यही प्लांट क्या करते हैं जी, उसी फूड को वेस्ट करना शुरू कर देते हैं। यानी कि फूड वेस्ट करने का क्या मतलब है कि जो CO2 है, जो C3 साइकिल ने CO2 फिक्स की थी, हमने उस दिन बात की कि जो C3 प्लांट है वो एक CO2 को फिक्स करने में कितने ATP लगाता है जी। तो मतलब C2 साइकिल क्या है, ये एक रेस्पिरेशन है। और रेस्पिरेशन तो बिल्कुल फोटोसिंथेसिस से उल्टा ही होती है। फोटोसिंथेसिस क्या होता है, CO2 अंदर आता है, ऑक्सीजन बाहर जाता है। और रेस्पिरेशन क्या होती है, ऑक्सीजन अंदर आती है, CO2 बाहर जाती है। तो यानी कि जब प्लांट्स लाइट की प्रेजेंस में, प्लांट्स नॉर्मली क्या करते हैं, देखो एक तो थे नॉर्मल रेस्पिरेशन, वो तो प्लांट 24 आवर्स करता है, 24 घंटे रेस्पिरेशन चलती है, सांस तो प्लांट में लेनी है। लेकिन दिन के टाइम प्लांट फोटोसिंथेसिस ज्यादा करता है, रेस्पिरेशन कम करता है। प्लांट दिन में क्या करता है, फोटोसिंथेसिस ज्यादा करता है, रेस्पिरेशन कम करता है। लेकिन अगर दिन के टाइम भी रेस्पिरेशन बढ़ जाए, फोटोसिंथेसिस कम हो जाए, दैट इज कॉल्ड फोटो रेस्पिरेशन। और वो कब होता है, जब इन्वायरमेंट के अंदर ऑक्सीजन हाई हो जाता है। तो इसका सीधा सीधा सा मतलब है जी, जो C3 प्लांट्स हैं इनका एक नुकसान है। इनका क्या नुकसान है कि अगर तो आप इन प्लांट्स को CO2 हाई लेवल में दोगे, CO2 ज्यादा है एनवायरनमेंट में, फिर तो ये C3 साइकिल में जाते हैं। लेकिन जैसे ही CO2 का लेवल लो हो गया, एनवायरनमेंट में ऑक्सीजन का लेवल हाई हो गया, तो यही प्लांट उल्टा स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है जी, क्लियर है बात। यानी कि C3 प्लांट जो हैं वो C2 साइकिल में कब जाते हैं, जब ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन एनवायरनमेंट में हाई हो जाती है एज कंपेयर टू CO2। तो C3 प्लांट की जो दिक्कत है, हमने उस दिन बात की थी कि C3 प्लांट दो तरह के साइकिल चलाते हैं, या तो C3 साइकिल या C2 साइकिल। लेकिन ये दोनों साइकिल एक साथ नहीं चलते, दोनों साइकिल अल्टरनेट में चलते हैं। तो जब तो CO2 हाई है तो C3 साइकिल चलेगा, फूड बनेगा प्लांट के अंदर। लेकिन जैसे ही ऑक्सीजन बढ़ गई
तो C2 साइकिल शुरू हो जाएगा। और C2 साइकिल एक वेस्ट साइकिल है, यानी कि जो काम C3 साइकिल कर रहा था वो सारा काम C2 साइकिल आगे बिगाड़ देता है। तो एक विलन का रोल प्ले कर रहा है जहाँ पे C2 साइकिल एक विलन का रोल प्ले कर रहा है ना। देखो C3 साइकिल ने बड़ी मुश्किल से कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स किया था। जो C3 साइकिल है आपको पता ही है कि वो बड़ी मुश्किल से इसने एक CO2 को फिक्स किया था और उसको फूड में जमा किया था, और इसके बदले में उसके 3 ATP और 2 NADPH खर्च हो गए थे। तो हमने उस दिन C3 साइकिल पढ़ा था। इसमें क्या होता है, एक CO2 को फिक्स करने के लिए देखो फोटो रेस्पिरेशन आप ये लगा लो कि बिल्कुल ऐसा है जैसे आपने पैसा खर्च किया, आप फूड घर में ले आए। आपने पैसे खर्च किए, आप फूड घर में ले आए, कोई फ्रूट ले आए या खाना ले आए, और वो खाना आपने खाया नहीं, वो खाना आपने बाहर फेंक दिया। तो वो है फोटो रेस्पिरेशन। मतलब प्लांट अपनी एनर्जी लगा रहा है, अपना टाइम लगा रहा है, और वो बड़ी मुश्किल से फूड बना रहा है, लेकिन एनवायरमेंटल कंडीशन थोड़ी सी चेंज हो गई और वही काम सारा क्या हो गया, नलीफाई हो गया। तो C2 साइकिल क्या है, C3 साइकिल 3 रुपए और 2 NADPH खर्च करता है और फिर जाके एक कार्बन डाइऑक्साइड को वो फिक्स करता है। और C2 साइकिल क्या कर रहा है, वही कार्बन डाइऑक्साइड, वही CO2 जो इसने फिक्स की थी, ये CO2, वो CO2 को लॉस कर रहा है। तो मतलब C3 साइकिल बेचारा CO2 फिक्स करता रहता है और C2 साइकिल उसका नुकसान करता रहता है। तो मतलब ये जो C3 प्लांट हैं, इनकी ये कमी है कि जब तो एनवायरमेंटल कंडीशन बहुत अच्छी हैं, जब तो एनवायरमेंट कंडीशन अच्छी का क्या मतलब है, जब तो एटमॉस्फेयर में CO2 का लेवल हाई है, ऑक्सीजन का लेवल लो है, तब तो C3 प्लांट खाना बनाते रहते हैं। लेकिन जिस दिन भी थोड़ी सी एनवायरमेंटल कंडीशन चेंज हो गई, ऑक्सीजन हाई हो गई, चाहे वो हाई टेम्परेचर की वजह से हो गई, चाहे वो हाई लाइट इंटेंसिटी की वजह से होगी, आगे हम देखेंगे कंडीशंस फॉर C2 साइकिल कौन कौन सी हैं। तो मतलब जिस दिन भी एनवायरमेंटल कंडीशन थोड़ी सी चेंज हो गई, तो जो C3 प्लांट्स हैं वो C3 साइकिल को छोड़ के C2 साइकिल को में जाना शुरू हो जाते हैं। ऐसा क्यों है? फिर हम देखेंगे जो C4 प्लांट्स हैं ये कभी भी C2 साइकिल में नहीं जाते, ये भी कभी भी C2 साइकिल में नहीं जाते, वो अलग इशू है, वो हम आगे डिस्कस करेंगे। आज हमने सिर्फ डिस्कस करना है कि C2 साइकिल जो है वो विलन का रोल क्यों प्ले कर रहा है, कि C2 साइकिल को हम एक तरह से विलन के तौर पे क्यों मान रहे हैं। उसकी वजह है जो मेन एंजाइम है रुबिस्को। उसकी वजह क्या है, रुबिस्को। ठीक है जी। तो आपको याद हो जो वही एंजाइम है जो C3 साइकिल में भी हमने बात की थी, C3 साइकिल में भी यही मेन एंजाइम है, C3 साइकिल हमने पढ़ा है। तो मतलब अगर तो आप इस रुबिस्को को CO2 दे रहे हो, फिर तो ये रुबिस्को क्या चलाएगा जी, C3 साइकिल में जाएगा और फूड बनाने का काम करेगा, बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर आप इसी रुबिस्को को ऑक्सीजन हाई दे दो, CO2 हाई दे दोगे अगर, तो C3 साइकिल चलेगा, और अगर ऑक्सीजन हाई दे दोगे तो ये C2 साइकिल स्टार्ट कर देगा। तो मतलब ये जो आपका मेन एंजाइम है ना रुबिस्को, जो C3 साइकिल चला रहा है, वो एक किस्म से क्या है, वो एक डुअल फंक्शन कर रहा है, यानी कि वो CO2 को भी पकड़ सकता है, वो ऑक्सीजन को भी पकड़ सकता है। डिपेंड करता है आप रुबिस्को को खाने को क्या दे रहे हो। अगर तो एटमॉस्फेयर में CO2 ज्यादा है तो रुबिस्को फोटोसिंथेसिस करवाता रहेगा, C3 साइकिल चलाता रहेगा। लेकिन जैसे ही एनवायरनमेंट में ऑक्सीजन ज्यादा हो गई तो वही एंजाइम क्या करेगा, ऑक्सीजन को पकड़ना शुरू कर देगा और वो फोटो रेस्पिरेशन शुरू कर देगा, C2 साइकिल शुरू कर देगा। और C2 साइकिल में तो आपको पता ही है जो CO2 फिक्स की थी वो लॉस होती रहेगी। ये बात से किसी को कोई प्रॉब्लम हो जी, कोई दिक्कत हो किसी बच्चे को, समझ रहे हो बात? तो मतलब जो C3 प्लांट्स हैं इनका बेचारों का नुकसान हो जाता है। जिस दिन तो CO2 हाई है एटमॉस्फेयर में, उस दिन तो ये प्लांट बहुत अच्छे से फूड बनाते रहते हैं। लेकिन जिस दिन एनवायरनमेंट में ऑक्सीजन हाई हो गई, उसकी बहुत सारी वजह है, हाई टेम्परेचर की वजह से, हाई लाइट इंटेंसिटी की वजह से, तो
किसी ना किसी दिन इन फैक्टर्स की वजह से, तो ऐसा नहीं है कि महीने में सपोज मंथ में 30 डे हैं तो ऐसा थोड़ी है कि हर रोज ही ऑक्सीजन हाई होगी। तो 25 डेज जो हैं वो नॉर्मल डे हैं और सिर्फ 5 दिन भी अगर ऑक्सीजन हाई रह गई तो प्लांट का तो 5 दिन का नुकसान होगा ना। तो महीने में C3 प्लांट अगर 25 दिन फॉर एग्जांपल फोटोसिंथेसिस कर रहे हैं तो 5 दिन अगर ऑक्सीजन हाई होगी तो 5 दिन में प्लांट का नुकसान हो जाएगा। 5 दिन में उस प्लांट के अंदर जो CO2 है वो लॉस होती रहेगी। तो 25 दिन में जितनी CO2 फिक्स की थी 5 दिन में थोड़ी बहुत तो उसमें से लॉस हो जाएगी ना, तो ये नुकसान है प्लांट का। तो फिर भी जो C3 प्लांट है वो बेचारे इसलिए बच जाते हैं क्योंकि इनकी जो ग्रोइंग कंडीशन है, इनकी जो लोकेशन है वो बहुत अच्छी है। ये वहां ग्रो करते हैं जहां पे CO2 हाई रहने वाली है। और वो ठीक है कि कई बार अगर कंडीशन फेवर में नहीं रही तो उस दिन इन प्लांट का नुकसान हो जाएगा। तो C3 प्लांट इसलिए हम कहते हैं वो लेस प्रोडक्टिव हैं। क्यों लेस प्रोडक्टिव है C3 प्लांट? क्योंकि C3 प्लांट का नुकसान हो जाता है। कब नुकसान हो जाता है? जिस दिन एटमॉस्फेरिक कंडीशन थोड़ी सी चेंज हो जाती हैं, और चेंज होने के लिए क्या चाहिए? ऑक्सीजन हाई चाहिए। तो जिस दिन भी एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन हाई होगी C3 प्लांट का नुकसान होना पक्का है। तो दैट इज वाई हम ये कहते हैं कि C3 प्लांट आर लेस प्रोडक्टिव। क्यों लेस प्रोडक्टिव हैं? क्योंकि जितना फूड जमा करते हैं उसमें से कुछ फूड तो वेस्ट हो जाता है, कुछ फूड तो उनका जो C2 साइकिल है वो चुरा के ले जाता है। तो बहुत सारी CO2 तो C2 साइकिल में लॉस हो जाती है। तो इसलिए हम बोलते हैं कि C3 प्लांट आर लेस प्रोडक्टिव। लेकिन ये जिंदा क्यों है? फिर सर्वाइव क्यों कर रहे हैं? तो मींस जो C3 प्लांट हैं वो दोनों साइकिल चलाते हैं। C3 साइकिल भी चलाते हैं, C2 साइकिल भी चलाते हैं। तो मतलब जो C3 प्लांट्स हैं वो C3 साइकिल में भी जाते हैं, C2 साइकिल में भी जाते हैं। लेकिन आगे हम पढ़ेंगे C4 प्लांट्स के बारे में। हमने बोला जी C3 प्लांट्स इसलिए बच रहे हैं क्योंकि C3 प्लांट्स कहां ग्रो करते हैं? C3 प्लांट जो है वो गुड एनवायरमेंटल कंडीशन में ग्रो करते हैं। गुड एनवायरमेंटल कंडीशन का क्या मतलब है? जहां पे महीने में 25 डेज CO2 हाई रहने वाली है और 5 दिन जो है हो सकता है, ये मैं वैसे ही जूम कर रहा हूं, ऑक्सीजन हाई रहने वाली है। तो C3 प्लांट्स इसलिए ज्यादातर C3 साइकिल चलाते हैं और बहुत कम C2 साइकिल चलाते हैं। जिस दिन भी C2 साइकिल चलेगा नुकसान हो जाएगा। तो इसलिए C3 प्लांट्स ने जो है वो एफर्ट नहीं किए अपने आप को C2 साइकिल से बचाने के लिए। ठीक है जी। लेकिन जो C4 प्लांट्स हैं, एक हमारे पास होते हैं C4 प्लांट। बच्चों C4 प्लांट तो ग्रो ही वहां करते हैं जहां पे ऑक्सीजन हमेशा हाई रहने वाली है, ऑल डेज। तो C3 प्लांट तो इसलिए बच गए क्योंकि उनके पास हर रोज कंडीशन बहुत अच्छी रहेगी, किसी ना किसी दिन कंडीशन खराब हो जाएगी और उस दिन ये प्लांट नुकसान झेल लेंगे। लेकिन जो C4 प्लांट्स हैं ये तो ग्रो ही वहां करते हैं जहां पे ऑक्सीजन हमेशा ज्यादा होती है एज कम्पेयर टू CO2। तो फिर इसका मतलब तो ये है कि जो C4 प्लांट्स हैं ये तो कभी फोटोसिंथेसिस कर ही नहीं पाएंगे, फूड कभी बना ही नहीं पाएंगे। ऐसा ही है या बना पाएंगे जी? यानी कि C4 प्लांट तो ग्रो ही वहां करते हैं जहां पे कंडीशन बहुत सूटेबल है। किसके लिए? हाँ जी, इस कंडीशन में C3 साइकिल चलना चाहिए या C2 साइकिल चलना चाहिए? C2 चलना चाहिए ना C4 प्लांट के लिए। तो C4 प्लांट्स तो ग्रो ही वहां कर रहे हैं जहां पे C2 साइकिल चलना चाहिए। लेकिन आपको हैरानी होगी ये जानकर कि जो C4 प्लांट्स हैं भले ही ये वहां ग्रो करते हैं जहां पे ऑक्सीजन ज्यादा है, CO2 कम है, तो इनको C2 साइकिल चलाना चाहिए। लेकिन C2 साइकिल जहां पे एब्सेंट होता है, तो मतलब C4 प्लांट ने अपने आप को अडेप्ट कर लिया और उन भले ही ये वहां ग्रो कर रहे हैं जहां पे C2 साइकिल मैक्सिमम होना चाहिए, बट C4 प्लांट्स ने क्या किया? C4 प्लांट ने क्या किया जी? एक C4 नाम का साइकिल ले आए और जो कि C3 साइकिल के साथ चलता है, दोनों मिलके चलते हैं।
इसी वजह से जहां पे C2 साइकिल एब्सेंट हो गया। C2 साइकिल क्यों एब्सेंट हो गया? क्योंकि प्लांट को पता है कि अगर मैं अडेप्ट नहीं करूंगा तो मैं तो कभी फूड बना ही नहीं पाऊंगा। C3 साइकिल इसलिए नहीं अडेप्ट हो पाया क्योंकि उसको जब हमको लगता है ना कि यार 25 दिन बहुत है खाना बनाने के लिए, 5 दिन अगर नहीं भी बनेगा कोई बात नहीं, तो C3 प्लांट के पास तो ऑप्शन थी, क्योंकि उसके पास तो जो ऑक्सीजन हाई होने वाली वो कभी कभार ही होगी, तो उस दिन वो नुकसान झेल लेता है। लेकिन C4 प्लांट तो हमेशा ही वहां ग्रो करेंगे जहां पे कंडीशन एडवर्स है। तो इस केस में वो तो बेचारे फिर C2 साइकिल ही चलाते रहते, फूड तो कभी बन ही नहीं पाता। लेकिन C4 प्लांट्स आर मोस्ट प्रोडक्टिव प्लांट्स। C4 प्लांट तो सबसे ज्यादा प्रोडक्टिव है। एडवर्स कंडीशन में ग्रो करने के बावजूद भी ये ज्यादा प्रोडक्टिव है। क्यों? क्योंकि जहां पे C2 साइकिल एब्सेंट हो गया है, जहां पे C2 साइकिल क्या हो गया? एब्सेंट हो गया। देखो कैसे एब्सेंट कर लिया इसने। हमने बात की थी रुबिस्को की, जहां पे गड़बड़ कौन कर रहा है? C3 प्लांट में गड़बड़ कौन कर रहा है? कौन सा एंजाइम गड़बड़ कर रहा है? रुबिस्को कर रहा है ना। वो CO2 भी पकड़ रहा है, वो ऑक्सीजन भी पकड़ रहा है। तो C4 प्लांट ने क्या किया? रुबिस्को का काम चेंज कर दिया। जो रुबिस्को है, सपोज दिस इज द लीफ, तो C4 प्लांट्स ने अपने लीफ को पहले तो 2 सेल में डिवाइड कर लिया। C4 प्लांट ने अपने लीफ को 2 सेल्स में डिवाइड कर लिया, जिसको कहते हैं क्रेन्ज एनाटॉमी। क्रेन्ज एनाटॉमी। ऊपर वाला सेल जो है मेसोफिल सेल एंड बंडल शीथ सेल, ये हम आगे लेक्चर में भी डिस्कस करेंगे। आज मैंने सिर्फ आपको ये बताना है कि इन्होंने अपना एंजाइम बदल लिया। जो रुबिस्को एंजाइम है, रुबिस्को, उसको नीचे वाले सेल में शिफ्ट कर दिया, और जहां पे एक नया एंजाइम लेके आ गए, पेप्टेज। तो मतलब C4 प्लांट ने रुबिस्को की जगह पे एक नया एंजाइम ले आया, और वो जो रुबिस्को है वो तो दोगला है, वो तो CO2 भी पकड़ता है, वो तो ऑक्सीजन भी पकड़ता है। लेकिन जो पेप्टेज है ये क्या करेगा? आपको पता ही है एनवायरनमेंट में ऑक्सीजन हाई है, CO2 लो है, तो भले ही CO2 लो है, ये पेप्टेज हमेशा ही CO2 को साथ ही बाइंड करता है। पेप्टेज ऑक्सीजन के साथ बाइंड ही नहीं करता, तो मतलब ही नहीं होता कि बाहर जितनी मर्जी CO ऑक्सीजन पड़ी है, पेप्टेज क्या करता है? CO2 को पकड़ता रहता है। सपोज ऑक्सीजन के 100 मॉलिक्यूल हैं और CO2 के 10 मॉलिक्यूल हैं, तो 100 से इसका कोई लेना देना नहीं है। पेप्टेज की जो अफिनिटी है वो ऑक्सीजन के लिए है ही नहीं। पेप्टेज कभी भी ऑक्सीजन से बाइंड नहीं करता, पेप्टेज हमेशा CO2 से बाइंड करता है। तो वो जो CO2 है, पेप्टेज पकड़ के इसको दे देता है। पेप्टेज क्या कर रहा है? यानी कि एटमॉस्फेयर से CO2 उठा रहा है। देखो एटमॉस्फेयर में CO2 तो है ना, वो अलग बात है कि ऑक्सीजन ज्यादा है, CO2 कम है, लेकिन CO2 है तो सही ना पेप्टेज एनवायरनमेंट के अंदर। तो पेप्टेज की वजह से, यानी कि रुबिस्को का काम, रुबिस्को को अब देखो जी, रुबिस्को को खाने में क्या मिल रहा है? भले ही एनवायरनमेंट में ऑक्सीजन ज्यादा है, लेकिन जो रुबिस्को एंजाइम है उसको खाने में क्या मिल रहा है? C3। तो इसीलिए यहां पे ये रुबिस्को जो है वो C3 साइकिल ही चलाता रहता है, और ये जो साइकिल चला छोटा सा, इसको कहते हैं C4 साइकिल। तो मतलब कंडीशन जो थी वो तो C2 साइकिल के लिए सूटेबल थी ना। ये जो कंडीशन आप देख रहे हो, ये कंडीशन किसके लिए सूटेबल थी? C2 साइकिल चलना चाहिए था जहां पे, लेकिन क्यों नहीं चला? ड्यू टू क्रेन्ज एनाटॉमी और ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ पेप्टेज एंजाइम। तो ये हम डिटेल में बात करेंगे जब C4 साइकिल पढ़ेंगे। आज मैं सिर्फ आपको ये बता रहा हूं कि भले ही C4 प्लांट वहां ग्रो करते हैं जहां पे C2 साइकिल चलना चाहिए, लेकिन फिर भी C4 प्लांट C2 साइकिल में जाते ही नहीं है। क्यों नहीं जाते? क्योंकि जो रुबिस्को था, जो C2 साइकिल चला रहा था, उसको बेवकूफ बनाया जा रहा है। भले ही एनवायरनमेंट में ऑक्सीजन ज्यादा है, CO2 कम है, तो पेप्टेज तो उसको खाने के लिए क्या दे रहा है? सिर्फ CO2। और रुबिस्को को बेचारे को पता ही नहीं कि बाहर ऑक्सीजन भी है, क्योंकि रुबिस्को तो आप जो खाने को दोगे वो वही काम करेगा। अगर आप रुबिस्को को CO2 दोगे तो वो C3 साइकिल चलाएगा, अगर आप रुबिस्को को ऑक्सीजन दोगे तो वो C2 साइकिल चलाएगा। तो ये बात समझ आ गई जी सबको कि भले ही C4 प्लांट
वहाँ ग्रो करते हैं जहाँ पे C2 साइकिल चलना चाहिए, लेकिन फिर भी C4 प्लांट कभी भी C2 साइकिल नहीं चलाते। इसलिए हम कहते हैं C4 प्लांट आर मोस्ट प्रोडक्टिव प्लांट्स। C3 प्लांट से ज़्यादा प्रोडक्टिव है C4। क्यों है? क्योंकि जहाँ पे C2 साइकिल एब्सेंट है। और C3 साइकिल, जो C3 प्लांट है वो लेस प्रोडक्टिव क्यों है जी? C3 प्लांट लेस प्रोडक्टिव क्यों है? हाँ जी, वाई C3 प्लांट्स आर लेस प्रोडक्टिव? वाई C3 प्लांट्स आर लेस प्रोडक्टिव? क्योंकि C3 प्लांट में कभी कभार क्या चल जाता है जी? C2 साइकिल चल जाता है। तो C3 प्लांट में कई बार C2 साइकिल चल जाता है, और C2 साइकिल तो आपको पता है विलन है, वो तो CO2 को वेस्ट कर देगा। तो इसलिए C3 प्लांट लेस प्रोडक्टिव हैं, क्योंकि वहाँ पे C3 साइकिल के साथ साथ कई बार C2 साइकिल चल जाता है, और C2 साइकिल तो एक जो वेस्ट साइकिल है। लेकिन C4 प्लांट इसलिए मोस्ट प्रोडक्टिव हैं क्योंकि C4 प्लांट कभी भी C2 साइकिल नहीं चलाते। C4 प्लांट कौन से 2 साइकिल चलाते हैं जी? आपके सामने लिखे हुए हैं। C4 प्लांट कौन से 2 साइकिल चलाते हैं? C4 एंड C3। तो मतलब जहाँ पे C4 साइकिल चलाना पड़ा उसको, अब आपको बात समझ आई कि क्यों प्लांट C4 साइकिल चलाते हैं। C2 साइकिल से बचने के लिए एक नया साइकिल चलाया गया, C4 साइकिल। इसको हम डिटेल में अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। आज हमने बस ये डिटेल में डिस्कस करना है कि C2 साइकिल क्या होता है, वो कैसे चलता है। तो ये तो थी इसकी वजह कि C2 साइकिल क्यों चलता है प्लांट्स के अंदर, उसकी, और कौन सा प्लांट C2 साइकिल चलाता है, कौन सा प्लांट C2 साइकिल नहीं चलाता। अब हमने पढ़ना एक छोटा सा साइकिल कि C2 साइकिल क्या है और वो कैसे चलता है। क्लियर है जी? तो अब आ जाइए जी, जैसे हमने उस दिन C3 साइकिल पढ़ा था, वैसे ही आज हम पढ़ेंगे C2 साइकिल। तो C2 साइकिल चलते हैं जी 3 ऑर्गेनेलीज के अंदर, ये हमेशा याद रखना। 3 ऑर्गेनेलीज, क्लोरोप्लास्ट से शुरू करेंगे, क्लोरोप्लास्ट, फिर जाएंगे परऑक्सीसोम, परऑक्सीसोम नाम की ऑर्गेनेली में, और फिर एंटर करेंगे माइटोकॉन्ड्रिया में। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सीक्वेंस क्या है। तो सीक्वेंस है CPM। C2 साइकिल एक सीक्वेंस में चलता है, 3 ऑर्गेनेली के अंदर चलेगा जी। क्लोरोप्लास्ट से शुरू होंगे, फिर परऑक्सीसोम नाम की ऑर्गेनेली में जाएंगे, वहां से माइटोकॉन्ड्रिया में एंटर करेंगे। ठीक है, तो सपोज दिस इज क्लोरोप्लास्ट, ये मेरे पास क्लोरोप्लास्ट है, ये वाली, दिस इज क्लोरोप्लास्ट, दिस इज परऑक्सीसोम, ये हमारे पास जो दूसरा है परऑक्सीसोम है, एंड जो लास्ट ऑर्गेनेली है दिस वन इज माइटोकॉन्ड्रिया। क्लियर है जी? तो 3 ऑर्गेनेलीज के अंदर ये साइकिल चलेगा। हम स्टार्ट करेंगे क्लोरोप्लास्ट से, फिर एंटर करेंगे परऑक्सीसोम में, फिर एंटर करेंगे माइटोकॉन्ड्रिया में, और फिर वापस चलेंगे माइटोकॉन्ड्रिया से परऑक्सीसोम, परऑक्सीसोम से क्लोरोप्लास्ट। तो मतलब इस तरीके से ये साइकिल जो है चलेगा। अब होता क्या है इसमें, आपको पता ही है, जहां पे भी जो 5 कार्बन का कंपाउंड है, बिल्कुल C3 साइकिल जैसे ही स्टार्टिंग है इसकी, जैसे C3 साइकिल स्टार्ट होता वैसे ही ये स्टार्ट होगा। तो RUBP के साथ जो रिबोस्को एंजाइम है, अब देखो बाहर CO2 है तो है, लेकिन CO2 लो है और ऑक्सीजन हाई है, तो ये जो रिबोस्को है वो क्या उठाएगा जी एटमॉस्फेयर से? रिबोस्को क्या उठाएगा? ऑक्सीजन उठाएगा या CO2 उठाएगा? ऑक्सीजन, तभी तो चलेगा ना C2 साइकिल। तो भले ही एनवायरनमेंट में CO2 प्रेजेंट है, लेकिन रिबोस्को को जो ज्यादा चीज मिलेगी खाने को, वो वही उसी को उठाएगा। तो अब क्या होगा जी, ऑक्सीजन अंदर आ जाएगी क्योंकि ऑक्सीजन हाई अमाउंट में है। तो RUBP जो 5 कार्बन का है, और बाहर से कोई कार्बन तो आई नहीं, बाहर से तो ऑक्सीजन आई, तो आपके पास कितने कार्बन का प्रोडक्ट बनना चाहिए? जो फर्स्ट प्रोडक्ट है 5 कार्बन का। या फिर मैं ये कह सकता हूं कि एक 2 कार्बन का बना लेते हैं, एक 3 कार्बन का बना लेते हैं, 2 कंपाउंड बना लेते हैं। यस सर। तो इसीलिए जहां पे बनते हैं फिर एक 2 कार्बन का कंपाउंड बनता है, दैट इज फॉस्फो ग्लाइकोलेट, 2 कार्बन का कंपाउंड बनता है, और एक बनता है 3PGA, वो आपको पता ही है 3 कार्बन का कंपाउंड है।
तो 5 कार्बन पूरे हो गए जी। तो एक 2 कार्बन का कंपाउंड बना, एक 3 कार्बन का, क्योंकि जो फर्स्ट कंपाउंड बना वो 2 कार्बन का है। दैट इज व्हाई फोटो रेस्पिरेशन इज आल्सो नोन एज C2 साइकिल। क्लियर है जी बात? क्योंकि फर्स्ट टेबल प्रोडक्ट 2 कार्बन का है, इसलिए हम फोटो रेस्पिरेशन को क्या बोलते हैं जी? C2 साइकिल बोलते हैं। और उस 2 कार्बन के कंपाउंड का नाम क्या है जी? फॉस्फोग्लाइकोलेट। तो आरयूबीपी के साथ ऑक्सीजन कंबाइन हो गई और आरयूबीपी के साथ ऑक्सीजन कंबाइन हो गई, तो क्योंकि कार्बन तो आया नहीं बाहर से, 5 ही कार्बन का मॉलिक्यूल है, एक 2 कार्बन का कंपाउंड बनेगा, एक 3 कार्बन का। 2 कार्बन के कंपाउंड का नाम है फॉस्फोग्लाइकोलेट और 3 कार्बन का वही है 3PGA। तो मुझे आगे जाके ना 2 फॉस्फोग्लाइकोलेट की जरूरत पड़ेगी, तो मैं इसको बैलेंस कर लूँ। देखो, अगर आप एक आरयूबीपी लेके चल रहे हो तो कितने फॉस्फोग्लाइकोलेट बने? 1। और अगर मैं 2 आरयूबीपी ले लूँ तो कितने फॉस्फोग्लाइकोलेट बनेंगे? 2 बनेंगे ना। तो मैं 2 मॉलिक्यूल से शुरुआत कर रहा हूँ, तो मेरे पास 2 मॉलिक्यूल फॉस्फोग्लाइकोलेट के बन गए और 2 ही मॉलिक्यूल मेरे पास 3PGA की भी बनेंगे। ऑब्वियस सी बात है। तो सिर्फ बैलेंस करने के लिए मैंने 2 मॉलिक्यूल ले लिए। अब आएगा जी नेक्स्ट एंजाइम। अब एंजाइम आएगा फॉस्फाटेज। फॉस्फाटेज, हाँ जी, फॉस्फाटेज एंजाइम का क्या काम होता है? फॉस्फेट को हटा देना। तो ये जो फॉस्फेट लगा हुआ है अगर वो हट गया तो पीछे क्या बचा जी? पीछे क्या बचा आपके पास? यही बचेगा ना। तो फॉस्फोग्लाइकोलेट में से अगर फॉस्फेट निकाल दें तो पीछे क्या बचेगा? बोलो बच्चों, ग्लाइकोलेट ही बचेगा। तो फॉस्फोग्लाइकोलेट में से फॉस्फाटेज नाम के एंजाइम ने फॉस्फेट निकाल दिया और वो बन गया ग्लाइकोलेट। तो अब जी जो ग्लाइकोलेट है जी, ये एंटर करेगा पेरोक्सिसोम के अंदर। ये कहाँ एंटर करेगा? ग्लाइकोलेट कहाँ एंटर करेगा जी? पेरोक्सिसोम के अंदर एंटर कर जाएगा और जहां पे आके ये ऑक्सीजन से फिर से कंबाइन करेगा। जहां पे आके ये ऑक्सीजन के साथ फिर से कंबाइन करेगा, तो फिर से ऑक्सीजन जहां पे ऐड हो जाएगी। ठीक है जी। और इट बिकम 2 मॉलिक्यूल बन जाएंगे ग्लाइको ऑक्साइलेट के। 2 मॉलिक्यूल किसके बन जाएंगे? ग्लाइको ऑक्साइलेट। तो ग्लाइकोलेट पेरोक्सिसोम में एंटर किया, पेरोक्सिसोम में आके वो ऑक्सीजन से कंबाइन कर गया और ऑक्सीजन से कंबाइन करके जो 2 मॉलिक्यूल बने ग्लाइकोलेट बिकम ग्लाइऑक्साइलेट। अब क्या होगा जी? ये जो ग्लाइऑक्साइलेट है इसको अमाइनो ग्रुप मिल जाएगा जहां पे एक अमाइनो एसिड है ग्लूटामेट। तो ग्लूटामेट किसके साथ रिएक्ट करेगा और ग्लूटामेट कन्वर्ट हो जाएगा अल्फा कीटो ग्लूट्रेट में। तो ग्लूटामेट ने क्या किया? इस ग्लाइऑक्साइलेट को अपना अमाइनो ग्रुप दे दिया। तो जहां पे ट्रांस एमिनेज एंजाइम काम करेगा, ट्रांस एमिनेज एंजाइम। तो जहां पे जो ग्लूटामेट है बच्चे जी, एक अमाइनो एसिड है, इसके पास अमाइनो ग्रुप होता है, तो ग्लूटामेट अपना अमाइनो ग्रुप ग्लाइऑक्साइलेट को दे देगा और वो बन जाएगा एक नया अमाइनो एसिड, दैट इज ग्लाइसीन। तो ग्लाइसीन नाम का अमाइनो एसिड पैदा हो जाएगा। तो ये तो आपने एज इट इज सीक्वेंस ही याद करना है। तो ग्लाइकोलेट एंटर करेगा पेरोक्सिसोम में, पेरोक्सिसोम में ग्लाइकोलेट एंटर करके ऑक्सीजन से कंबाइन करेगा, ग्लाइकोलेट बिकम ग्लाइऑक्साइलेट। ग्लाइऑक्साइलेट जो है वो रिएक्ट करेगा ग्लूटामेट से और ग्लूटामेट को कन्वर्ट कर देगा अल्फा कीटोग्लूट्रेट में जो कि एक अमाइनो एसिड है, और खुद वो ग्लाइऑक्साइलेट कन्वर्ट हो जाएगा ग्लाइसिन नाम के अमाइनो एसिड में। तो आपके पास 2 मॉलिक्यूल किसके बन गए जी? ग्लाइसिन के। अब जी ग्लाइसिन एंटर करेगा जी माइटोकॉन्ड्रिया में। अब जी ग्लाइसिन कहां एंटर करेगा? माइटोकॉन्ड्रिया में।
ठीक है जी। ये दो दो कार्बन के कंपाउंड है सारे, ये तो आपको पता ही है। ये भी 2 कार्बन का है, ये भी 2 कार्बन का है, ये भी 2 कार्बन का है। तो मेरे पास यहाँ पे टोटल कितने कार्बन है जी, बताइए जरा। मेरे पास अगर 2 ग्लाइसिन के मॉलिक्यूल हैं तो टोटल कार्बन कितने हैं? हाँ जी, कितने कार्बन है टोटल मेरे पास? अगर एक ग्लाइसिन 2 कार्बन का है तो 2 मॉलिक्यूल है मेरे पास, तो 4 कार्बन है ना टोटल। वेरी गुड। तो अब जो 4 कार्बन हैं, क्योंकि एक ग्लाइसिन 2 कार्बन का है तो मेरे पास 2 मॉलिक्यूल हैं, तो 4 कार्बन टोटल हैं। तो अब क्या होगा, अब जहां पे आप एक तो अमाइनो ग्रुप निकल जाएगा, एक जहां पे CO2 निकल जाएगा। ये वही CO2 है जो हम बात करते हैं कि CO2 का लॉस हो जाता है। C2 साइकिल में क्या हो जाता है, CO2 निकल जाती है, वेस्ट हो जाती है। तो एक कार्बन निकल गया, एक CO2 निकल गया, साथ में वाटर भी निकल गया। तो ये वो CO2 है जो हम बार बार मैं बोल रहा था सुबह से कि जी CO2 का नुकसान कर देता है C2 साइकिल। तो C2 जहां जो CO2 है वो लॉस होगी, जहां पे वेस्ट हो गई, क्योंकि ये माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर हुई है तो ये रेस्पिरेशन के थ्रू बाहर चली जाएगी। तो ये CO2 निकल गई। हाँ जी, 4 कार्बन थे, एक कार्बन निकल गया, पीछे क्या बचा? पीछे कितने कार्बन बचे जी? अगर 4 कार्बन थे टोटल आपके पास, 4 में से एक कार्बन निकल गया, पीछे कितने कार्बन बचे? 3 कार्बन का मॉलिक्यूल क्या बना? सिराइन। एक नया अमाइनो एसिड बन गया, दैट इज सिराइन। तो ग्लाइसिन जो है जैसे ही वो माइटोकॉन्ड्रिया में पहुंचता है उसकी CO2 लॉस हो जाती है, उसका अमाइनो ग्रुप निकल जाता है, वाटर निकल जाता है एंड इट बिकम्स सिराइन। तो ग्लाइसिन जो है, जो 2 मॉलिक्यूल थे ग्लाइसिन के मेरे पास, लेकिन सिराइन का तो एक ही बनेगा ना मेरे पास मॉलिक्यूल, क्योंकि सिराइन इज ए 3 कार्बन कंपाउंड। तो ग्लाइसिन तो 2 कार्बन का था, इसलिए मुझे 2 मॉलिक्यूल की जरूरत पड़ी, लेकिन सिराइन जो है वो तो 3 कार्बन का है, तो एक ही मॉलिक्यूल बनेगा सिराइन का। तो 2 ग्लाइसिन जब मिलते हैं और एक CO2 निकल जाएगा तो पीछे बचेगा एक सिंगल मॉलिक्यूल ऑफ सिराइन। और यहीं पे बच्चे, यहीं पे हमें 2 मॉलिक्यूल जो हैं NAD पॉजिटिव के गेन हो जाएंगे। तो 2 मॉलिक्यूल NADH के हमें मिल गए। तो हमें लगा चलो कोई तो फायदा हुआ, चलो हमें C2 साइकिल का कोई तो बेनिफिट हुआ कि 2 मॉलिक्यूल इसने हमें NADH के दे दिए हैं। लेकिन आगे जाके हमें कुछ और ही पता चलेगा। तो एक तो इसने हमारा नुकसान कर दिया जी, C2 साइकिल ने क्या नुकसान कर दिया? जो आपने CO2 फिक्स की थी, जो प्लांट ने जो CO2 फिक्स की थी, बड़ी मुश्किल, क्योंकि CO2 को फिक्स करने में प्लांट के 3 ATP 2 NADH लगे हैं, लेकिन वो CO2 अब लॉस हो चुकी है, ये CO2 अब निकल चुकी है। तो जो सिराइन पैदा हो गया जी, सिराइन वापस जाएगा परऑक्सीसोम के अंदर, सिराइन वापस जाएगा परऑक्सीसोम के अंदर। फिर ये जो रिएक्शन थी ये रिवर्स होगी। ये जो रिएक्शन पहले चली थी, अब वो रिएक्शन फिर से जहां पे क्या हो जाएगी जी, रिवर्स हो जाएगी। तो अल्फा कीटोग्लूटारेट वापस सिराइन के साथ रिएक्ट करेगा और ग्लूटामेट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो जो सिराइन है वो फिर जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया में, वापस अल्फा कीटोग्लूटारेट से रिएक्ट करेगा और ये रिएक्शन सिंपली रिवर्स हो जाएगी, जहां पे अल्फा कीटोग्लूटारेट सिराइन से रिएक्ट करेगा और ग्लूटामेट में कन्वर्ट हो जाएगा और साथ में पैदा करेगा हाइड्रोक्सी पाइरूवेट। हाइड्रोक्सी पाइरूवेट, तो साथ में हाइड्रोक्सी पाइरूवेट पैदा हो जाएंगे। ठीक है, फिर ये जो हाइड्रोक्सी पाइरूवेट है वहां पे एंजाइम आएगा डिहाइड्रोजिनेस और ये कन्वर्ट हो जाएगा ग्लिसरेट में, ग्लिसरेट। और यहां पे जो मॉलिक्यूल आपके पास NADH के गेन हुए थे वो वापस यूज हो जाएंगे। तो 2 NADH के मॉलिक्यूल वापस चूज हो गए। तो आपका नेट गेन क्या हुआ जी? जहां पे आपको मैंने 2 रुपए दे दिए और आगे जाके आपसे वो 2 रुपए वापस ले लिए, तो आपको क्या फायदा हुआ? कोई फायदा हुआ आप लोगों को? तो इसलिए ये जो C2 साइकिल है
चलो हमने शुक्र मनाया था पीछे कि चलो हमारे पास चलो CO2 तो लॉस हो गया, 2 NADH तो मिल गए ना हमें, लेकिन आगे जाके वो NADH दोबारा से यूज हो गए, तो हमारा जो नेट गेन है, तो ये जो 2 NADH आपको मिले थे वो वापस यूज हो गए यहाँ पे, तो आपको कोई फायदा नहीं हुआ, ऊपर से नुकसान ही हुआ है, ये वाला CO2 चला गया आपका, वेस्ट हो गया। एंड इट बिकम ग्लिसरेट। जो ग्लिसरेट है जी, अब वो एंटर करता है, जो ग्लिसरेट है वो एंटर करेगा वापस, कहां पे एंटर करेगा जी ग्लिसरेट, वापस कहां पे आ गए हम, क्लोरोप्लास्ट के अंदर, वापस क्लोरोप्लास्ट में आ गए, तो ग्लिसरेट आपका जहां पे आ गया। अब ये जो 3PGA है और ये जो ग्लिसरेट है, ये दोनों एंटर कर जाएंगे जहां से C3 साइकिल में, ये दोनों के दोनों एंटर कर जाएंगे जहां पे C3 साइकिल में, ठीक है जी, क्योंकि एक मॉलिक्यूल तुझे पड़ा हुआ था 3PGA का, दूसरा जो ग्लिसरेट है वो भी साथ में 3PGA के साथ मिलकर C3 साइकिल में एंटर कर जाएंगे। चलो हमारा एक फायदा हो गया कि हमारे जो 3 कार्बन है चलो वो तो वापस आ गए, तो हमारा एक कार्बन तो लॉस हो गया, लेकिन 3 कार्बन जो थे वो तो चलो वापस आ गए ना हमारे पास। तो ये है जी आपके पास जो छोटा सा साइकिल है, दैट इज फोटो रेस्पिरेशन। और इस काम में जब इस ग्लिसरेट को C3 साइकिल में एंटर करवाया जाएगा तो जहां पे भी एक ATP यूज हो जाएगा, और ऊपर से ये जो साइकिल है वो एक नुकसान और कर गया, ये जो C2 साइकिल है वो हमारा एक नुकसान और कर गया, तो टोटल 2 नुकसान हो गए ना हमें तो प्लांट को। तो कौन कौन से जी, एक तो CO2 लॉस हो गया बेचारा, और दूसरा लास्ट में ATP भी यूज हो गया, वो ATP भी 1 रुपया भी यूज कर गया। तो ये जो छोटा सा साइकिल आपके सामने जो 3 ऑर्गेनेली के अंदर चलता है, क्लोरोप्लास्ट से शुरू हुए थे, फिर पेरोक्सिसोम में गए, फिर माइटोकॉन्ड्रिया में गए, फिर माइटोकॉन्ड्रिया से वापस चले पेरोक्सिसोम की तरफ, और पेरोक्सिसोम से वापस गए हम क्लोरोप्लास्ट में, और यहीं पे जी आपका साइकिल जो है बच्चे वो ओवर हो जाता है। सो दिस इज C2 साइकिल, ये है जी C2 साइकिल। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है कौन सी 3 ऑर्गेनेली के अंदर ये चलता है, सीक्वेंस क्या है, तो सीक्वेंस हमेशा याद रखना CPM, क्लोरोप्लास्ट, पेरोक्सिसोम, माइटोकॉन्ड्रिया। और टोटल नुकसान कितना हुआ, एक CO2 लॉस हो गया हमारा, और एक ATP का मॉलिक्यूल यूज हो गया, तो आपको तो डबल नुकसान हो गया। ये वही CO2 है जिसको फिक्स करने में कितनी एनर्जी लगी थी, हाँ जी, कितने ATP लगे थे आपके इसी CO2 को फिक्स करने में, ये जो CO2 है उसको फिक्स करने में प्लांट ने 3 ATP 2 NADP यूज किए थे, तो आपका टोटल 3 ATP जहां पे चले गए, 2 NADP चले गए, और ऊपर से एक ATP जहां पे लॉस हो गया। सो दिस इज ऑल अबाउट बच्चों C2 साइकिल क्या है, फोटो रेस्पिरेशन इसको क्यों कहते हैं, और ये क्या इसका जो है साइकिल चलता है। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे आगे इस फोटो रेस्पिरेशन के बेनिफिट क्या हैं, इसके नुकसान क्या हैं। नुकसान तो आपको बता ही दिए मैंने, लेकिन इसके बेनिफिट भी हैं, फोटो रेस्पिरेशन का सिग्निफिकेंस क्या है, और फिर साथ में स्टार्ट करेंगे C4 साइकिल एंड कैम साइकिल। तो अगले लेक्चर में हमारे जो साइकिल वाले पोर्शन है वो आपका जो टॉपिक है वो ओवर हो जाएगा। आज के लेक्चर में कोई डाउट हो तो बताइए जी।